फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम आज डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो प्रश्न बैंक है आपका, उसको पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बिना समय व्यतीत किए अपन आगे चालू करते हैं। और जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है त्रैमासिक एग्जाम में ये बहुत काम की चीज़ है। ओके, त्रैमासिक एग्जाम के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो पूरा सोल्यूशन देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। जो आपका पेपर होने वाला है वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बैठेंगे, तो ढंग से देखिएगा। ओके, बिना समय व्यतीत किए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहले वाला अध्याय आपका है, मैं यहाँ पर आपको पहला दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगा और पांचवा छठा सात और आठवां नौवां। ओके, इन अध्याय को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहला दूसरा पांचवा छठा और आठवां नौवां, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले। ओके, इस वीडियो में अपन उनको डिस्कस करेंगे। फटाफट से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा अपन समय व्यतीत नहीं करेंगे और थोड़ा सा स्पीड में देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले पदार्थ की, आप सभी को पता है कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की किस अवस्था में न्यूनतम स्थान होता है, तो आप सभी को पता है ठोस अवस्था में न्यूनतम स्थान होता है। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, नगण्य संपीड़िता होती है। मतलब संपीड़ित नहीं होना, मतलब संपीड़ित का मतलब होता है वो दबता नहीं है। इस तरीके से अपन फोर्स लगाएंगे ना बल, तो जो दबे नहीं, दबेगा कौन नहीं, जो पीड़ित कौन नहीं होगा, तो ठोस नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पर आंसर ठोस आ रहा है। ओके, तो आप थोड़ा सा स्पीड में देख लीजिए और डबल बार देखिएगा इसको, है ना। एक डबल बार देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर रहेगा और आप एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सर्वाधिक विसरण वाला जो है हमारे पास, वो क्या होगा, तो सर्वाधिक विसरण गैस का होता है। विसरण मतलब क्या होता है, गैस के कण जो इधर उधर भागते रहते हैं ना, इनको बोलते हैं विसरण। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांचवा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित, द्रव्य देखिए यहाँ पर द्रव नहीं है, द्रव्य मतलब पदार्थ का आकार तो निश्चित नहीं लेकिन आयतन निश्चित हो ना, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा द्रव का। ओके, ये किसका हो जाएगा, द्रव का। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा द्रव का। अरे ये भी यार है ना, द्रव का हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण जो है वो किस में पाया जाता है, आप सभी को पता ही होगा कि छठे वाले में हमारे पास आ जाएगा क्योंकि न्यूनतम विसरण इसमें कण बहुत कम विस्तृत होते हैं। सातवें वाले में देखिए, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर कर रखा जाता है। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर कर रखा जाता है, तो संपीड़िता, गैस को अपन दबा सकते हैं। ओके, ठोस नहीं दबता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये तो आप सभी को पता ही है, बर्फ का जो गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा अ वाला, 273 केल्विन बोलो या 0 डिग्री सेल्सियस बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर अ वाला। नेक्स्ट आगे देखिए, पत्थर से निम्नलिखित में से अधिक संपीड़ी कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा संपीड़ी होगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ओके, संपीड़ी। और अगर सबसे कम बोला जाए तो पत्थर जो ठोस होता है। ओके, थोड़ा जल्दी थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा इसको, क्योंकि अपने को वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने अपना, और सभी चैप्टर अपन अच्छे से कवर कर पाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान अभी साथ में एक साथ देख लीजिए और आप सभी क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर पिघल कर ये हो जाता है तो इसका क्या कहलाता है, तो आप सभी को पता है इसका क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है गलनांक। अगर जिस पर बर्फ गल जाए उसे कहते हैं गलनांक। ओके, गलनांक, इस पहले का आंसर है गलनांक, लिख लीजिएगा। दूसरे में आप सभी को पता है बर्फ का गलनांक कितना होता है, अभी अपन ने पढ़ा, ऊपर से देखकर लिख लो या 273 लिख लो, 273.15 लिखो या 273 लिख लो केवल। केल्विन किसका मात्रक है, तो ताप का मात्रक है, मैंने क्लास में भी बताया इसको। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किससे जानते हैं, तो याद रखना इसको, स्पेशली याद रखना, एक आएगा कल के पेपर में, शुष्क बर्फ से। किससे जानते हैं, शुष्क बर्फ से। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, आप सभी को पता है 3 अवस्थाएं होती है। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये अच्छे से करना, इन 5 में से आपके 2 बैठ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरे वाला सही जोड़ी, सही जोड़ी बड़ी आसान सी है, आपको आराम से देखना है। पहले वाले का देख लीजिएगा, आप केवल निशान लिख लीजिए। पहले वाले का आ रहा है डी। अधिक संपीड़ी कौन होती है, गैस, अभी अपन ने बात की थी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, सभी को पता है 3 होती है सर। बर्फ का गलनांक कितना होता है, अभी अपन ने देखा 273 होता है। ड्राई आइस जो है ना, मैंने अभी बताया, वो शुष्क बर्फ ही है, शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक बोला ना, तो यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ है ना, ये थोड़ा सा देख लेना। दूसरे वाले में क्या आएगा, ये 3 वाला आएगा और इसमें ये आएगा। ओके, चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप सभी को पता चल गया होगा, या भले मैं अगर इसके आंसर यहाँ पर सामने लिख देता हूँ। पहले वाले में आ जाएगा डी, दूसरे वाले में आ जाएगा सी, तीसरे वाले में आ जाएगा ई, चौथे वाले में आ जाएगा ए। आप सभी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। ओके,
चलिए सत्य असत्य देख लो फटाफट से, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। सत्य असत्य में हमारे पास आ जाएगा, देखिए इसमें पहला वाला, गैस अवस्था के में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक होती, बिल्कुल सत्य है। वाष्पीकरण एक परिघटना है, बिल्कुल सत्य है। ऊर्ध्वपातन आपने देखा ही होगा, ऊर्ध्वपातन अपन ने पढ़ा है क्लास में प्रक्रम में, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधी, बिल्कुल सत्य बात है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऊर्ध्वपातन का 2 नंबर में भी पूछा जाएगा। ओके, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ठोस से डायरेक्ट जो गैस में बदल जाए, बिना वाष्प में बदले, जैसे कपूर का जलना, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चौथे वाले का देखते हैं, सतह के क्षेत्र बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, असत्य, वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। ओके, और पांचवा, दाब बढ़ने और तापमान घटने से द्रव जो है वो गैस अवस्था में बदल जाती है, ये भी सत्य। मतलब इसमें केवल ये चौथा वाला आप देखोगे असत्य, बाकी सभी सत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंक वाले, ये जो एक वाक्य में उत्तर वाले, वो भी इतना कठिन नहीं है, बट चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? देखिए जल की जगह यहाँ पर, हालांकि वहाँ पर बर्फ आना चाहिए था, तो यहाँ पर 273 के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 273 के। 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस मान कितना होता है? आप सभी को पता है, कभी भी डिग्री में निकालना है तो 273 घटा देना, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? तो या तो 100 डिग्री लिखो या 373 के। ओके, 373 के। नेक्स्ट, पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं में पाया जाता है, पदार्थ मुख्यतः किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। कमरे के ताप पर जल की अवस्था कैसी होती है? तो द्रव में होती है ना, कमरे में पानी मटके में भरा रहता है, द्रव में। दाब का मात्रक क्या है? तो आप सभी को लिख लेना है, पास्कल। ठीक है, अच्छे से कर लेना इनको। और विसरण को परिभाषित कीजिए, गैसों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना विसरण कहलाता है। ओके, ये अपन ने यहाँ पर बता दिया। ओके, ये मैंने सभी 1 नंबर के क्वेश्चन भी बता दिए हैं, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला अध्याय हमारे पास आ रहा है, ये अति लघुत्तरीय आप जरूर खुद ही करिएगा, मैं पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करा देता हूँ, इन्हीं को ढंग से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या इसमें अपन पूरा अच्छी तरीके से अपन ने कर भी रखा था, तो इसको ढंग से करेंगे अपन। मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस एक जैसा सेट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? आप सभी को पता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलयन कहलाता है। ओके, विलयन कहलाता है, 2 से 2। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे वाले में आ जाएगा, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, जो बड़ा होता है उसे विलायक बोलते हैं, मैंने क्लास में बताया। छोटे वाला नाम छोटा विलय, बड़ा वाला नाम बड़ा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय क्या हो? टिंचर और आयोडीन, इनके विलयन में विलय क्या होगा? तो जो आयोडीन जो कम होता है उसे विलय करना। सोडा जल में विलय क्या होता है? सोडा जल में चौथे वाले में हमारे पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वायु एक विलयन है, वायु किसका विलयन है? गैस और गैस का ही है, बिल्कुल सही है, गैस और गैस का विलयन है, वायु एक विलयन है गैस और गैस का। ओके, आ रही बात समझ में यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, छठा वाला क्वेश्चन, 7वां वाला और 8वां वाला साथ साथ देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है? तो आप इसको देखेंगे तो ये सभी ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। नेक्स्ट, आयोडीन का टिंचर पर कीटाणुरोधी गुण रखता है। टिंचर आप जानते हैं ना, हॉस्पिटल में जो लगाते हैं, तो इसमें आ जाएगा अल्कोहल में आयोडीन। मोमबत्ती का जलना क्या है? तो मोमबत्ती का जलना केवल एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, मोमबत्ती जलती है ना, उसको वापस अपन थोड़ी मोमबत्ती बना सकते हैं, तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। याद रखना, भौतिक और रासायनिक में, भौतिक में जो वापस बन जाए, जैसे अपन ने बर्फ से पानी बनाया और पानी से वापस बर्फ बन जाए, मतलब वो भौतिक है। ओके, वो क्या है? भौतिक है। और अगर दोनों साथ में नहीं बने तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? रासायनिक। जैसे मोमबत्ती जल गया, वापस थोड़ी बना सकते हैं। LPG जल गया, वो वापस थोड़ी आ सकता है। ठीक है, ये सब रासायनिक होंगे। ठीक है, पेड़ का कटना क्या है? भौतिक है, क्योंकि पेड़ कटकर वापस उसको जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन एक लकड़ी को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बड़े आसान से, अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बट फटाफट से इनके आंसर देख लीजिएगा, मैं बोल दूंगा बहुत सारी बार। ठीक है, देखिए, फोम, रबर, स्पंज में परिक्षेपण माध्यम जो है ना, ये क्या होता है? तो ये याद रखना, इसमें ठोस होता है। देखिए, ठोस, द्रव, गैस, इस तरीके से आएगा यहाँ पर। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो द्रव होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आपको पता है ना, इनो किसमें घोलते हैं? तो अपन पानी में घोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव में कौन सा? तो टिंडल प्रभाव आप सभी को पता है, कोलाइड विलयन द्वारा, दूध वाला कोलाइड होता है, दूध एक। ओके, कोलाइड विलयन द्वारा देखा जा सकता है। चौथे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए फटाफट से, 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को, 2 घुलनशील द्रव दोनों अगर द्रव घुलनशील हैं तो इनको अपन कौन सी विधि से? आसवन विधि से। और अगर ये घुलनशील नहीं होते तो मैंने क्लास में बताया था, एक पृथक्कारी कीप होता है, उस कीप को लगा देंगे और निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 घुलनशील है, इसलिए आसवन याद रखना, इंपॉर्टेंट है आसवन। ठीक है, नेक्स्ट, डाई के घटक रंगों को, तो ये हमेशा जब भी रंग वाली बात आए तो मैंने क्लास में बताया था, क्रोमेटोग्राफी आप जरूर लिख लेना, क्रोमेटोग्राफी पूरा लिख लेना। कोलाइड एक कैसा विशरण है? कोलाइड विषमांगी है। ओके, विलयन समांगी है और कोलाइड क्या है? विषमांगी।
नेक्स्ट, दूध एक कौन सा विलेन है? तो दूध का तो मैंने ऊपर बता ही दिया है, दूध क्या है? कोलाइडल विलियन है या कोलाइड है, ठीक है। ग्रीक में क्रोमा, ग्रीक में क्या लिख रखा है यार? ग्रीक में क्रोमा, क्रोमेटोग्राफी, ग्रीक में क्रोमा का अर्थ है रंग, यहाँ पर याद रख लेना क्या इसका अर्थ? रंग है या रंग या कलर, इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सही जोड़ी में आ जाइए, बढ़िया आसान सी सही जोड़ी आपको, ठीक है। सही जोड़ी में हमारे पास आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा एफ, ब्रोमीन एक अधातु है, सभी को पता है। जल क्या है? तो जल आप सभी को पता है, सबसे पहले तो जल जो होता है इसमें अगर मैं देखा जाए तो जल एक यौगिक है। दूसरे वाले में आ जाएगा जल एक यौगिक है, इसके अनुसार बता रहे, जल यूँ तो द्रव भी है लेकिन यहाँ पर यौगिक आ जाएगा। तन्यता किस में पाई जाती है? धातु में पाई जाती है। मिश्रण जो है यहाँ पर आ रहा है, मिश्रण है, वायु मिश्रण होती है बहुत सारी गैसों का, और कोलाइडल जो है वो क्या हो जाएगा? दूध। इसमें ए किसी का भी आंसर नहीं आएगा, ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि इसमें 6 दे रखे हैं आंसर हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अपन, और सत्य सत्य में आ जाइए, बड़े आसान से सत्य सत्य हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट से देख लेंगे। निलंबन और विषमांगी मिश्रण, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये सत्य बात है, विषमांगी है ना, निलंबन एक विषमांगी है जबकि विलयन एक समांगी। दूसरे वाले में शुद्ध पदार्थ तत्व यौगिक हो सकते हैं, शुद्ध पदार्थ कभी भी यौगिक नहीं होते, शुद्ध पदार्थ केवल एक ही चीज़ के होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपातों में मिलते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं, असत्य बात है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में नहीं मिलते, मिश्रण की जगह यहाँ पर यौगिक लिखा होता तो सत्य होता, ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक शब्द में उत्तर जो आते हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। मिश्रण, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम, पीतल से याद रखना बड़े आसान से, ये आने वाला है कल क्लास में, पिताजी, इतना सा याद रख लेना आप। मैं आपको बता दूं, पीतल जो है ना तांबे और जिंक का मिश्रण है, बस वहाँ पर याद रखना पीतल किसका है, तो पिताजी याद रख लेना, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, तो यहाँ पर लिख देना तांबा और जिंक। क्या लिख दोगे? मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, तांबा, पहले का आंसर बता रहा हूँ मैं, तांबा धन जिंक का मिश्रण है, तांबा धन जिंक बोलो या जस्ता बोलो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कोहरा, बादल और कुहासा परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? देख लेना यार, है ना, थोड़ा सा एक गैस माध्यम होना चाहिए यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट गैस ही होगा इसमें, दूसरे वाले में। शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? शेविंग क्रीम जो है ना, शेविंग क्रीम में हम उसके साथ द्रव के साथ मिलाते हैं उसको, तो यहाँ पर द्रव आ जाएगा। नेक्स्ट, दूध और फेस क्रीम में परिक्षेपी, दूध और फेस क्रीम में परिक्षेपी अवस्था क्या होती है? दूध में आप सभी को पता है कौन सी अवस्था होती है, तो दूध में कौन सी अवस्था होती है? यहाँ पर द्रव होती है, ओके, सॉरी, यहाँ नीचे वाले, इसमें ऊपर वाले में द्रव आ जाएगा और इसमें भी द्रव आ जाएगा। जेली और पनीर में कौन सी अवस्था होती थी? ये ठोस अवस्था होती है, ओके। नेक्स्ट, मक्खन के परिक्षेपण, ये थोड़ा सा आप देख लेना है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते अपन, ठीक है, आगे आप सभी आ जाइए फटाफट से। अगला चैप्टर आपका परमाणु अणु हट गया है तो ये नहीं पूछेगा, तो मैं आपको आगे की चीज़ें बता देता हूँ फटाफट फटाफट से। और कौन से चैप्टर का अपन आगे करने वाले हैं, जल्दी से देख लीजिए सभी। हम करेंगे 5वां वाला अध्याय, ओके, फटाफट से देख लीजिए। आप सभी को पता है बहुत सारे क्वेश्चन, तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं ना, ठीक है। दूसरा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। पादप कोशिका में भित्ति सेल्यूलोज द्वारा। गुणसूत्र जो होते हैं वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं। गुणसूत्र मतलब डीएनए आते हैं ना, डीएनए आरएनए, तो वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से बने हुए थे, ओके। 5वें में आ जाइए सभी। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को बोलते हैं जीन। केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है जीवाणु, ओके। और क्रिस्टी पाई जो है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। क्रिस्टी पाई किस में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। फटाफट से देख लीजिए आप सभी, ठीक है। हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब अपन 8वें में आ चुके हैं, ठीक है। 8वें में आ जाएगा, केंद्र का आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, ठीक है, केंद्र के आधार पर, है ना, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपको पता ही है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव का तो उदाहरण आप सभी को पता है, अमीबा है, ठीक है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो ये वीरचोका। पौधों में पत्तियों द्वारा हरे रंग वर्ण को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है ना, ये तो क्लोरोफिल कहते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा मेथिलीन ब्लू रंजक जो है वो कहाँ से रंगा जाता है? तो वो कहाँ पर? केंद्रक, रंजक से रंगा जाता है, केंद्रक, ओके। डीएनए का खंड जो कहलाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, अभी अपन ऊपर देखा, ओके। रिक्त स्थान देख लीजिए सभी फटाफट से, रिक्त स्थान देख लीजिए, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई आप सभी को पता है, कोशिका होती है। कलर चलो अलग ले लेते हैं अब की बार, ठीक है। तो कोशिका, पहले का आंसर क्या आ जाएगा? कोशिका, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, ओके। दूसरे वाले में हमारे पास आ जाएगा प्लालिस्ट जो है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दूसरे का इधर लिख देता हूँ, एक इधर लिखूंगा, एक इधर लिखूंगा, 3। जीव द्रव्य का नाम बताइए।
जो जीव द्रव्य का नाम किसने दिया, तो ये एक वैज्ञानिक था हक्सले, हक्सले, ओके, हक्सले, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्जी उपकरण की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी, तो इधर लिख लेता हूँ मैं, केमिलो। ये थोड़ा गलत हो रहा था, इसको ये स्क्रीनशॉट ले लेना, अब मैं आगे फिर से लिखा रहा हूँ इनको, है ना। कौन सा वाला, चौथे वाले का बता रहा हूँ मैं, चौथे वाले का आ जाएगा केमिलो गोली, केमिलो, ओके, केमिलो याद रख लेना आप, केमिलो गोल्गी, ओके। ये शायद बहुत ही कम चांसेस इसका पूछने का, लेकिन ये देख लीजिएगा। सोमसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो कायिक कोशिकाओं में होता है, ओके। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, आप सभी को पता है, हरित लवक या क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोशिका का मस्तिष्क जो है ना, वो केंद्र को कहते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। 3 चीज़ें मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पर फटाफट से। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, कोशिका के आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोलते हैं, और कोशिका का केंद्र मस्तिष्क किसे कहते हैं, केंद्र को कहते हैं, ओके। ये अच्छे से देख लेना, फटाफट से सही जोड़ी देख लीजिए, बड़ी आसान सी सही जोड़ी है, ठीक है। सही जोड़ी फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। पहले वाला है क्या आ जाएगा आपके पास, स, प्रोटीन का निर्माण होता है RER में, ओके। और ACR में हमारे पास वसा का संश्लेषण होता है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से देख लेना। गोल्जी काय जो है ना, वहाँ पर लाइसोसोम का निर्माण होता है, और प्लालिस्ट जो है ना, वो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है। और आपको ये तो पता ही है, आत्मघाती थैली होती है कौन, लाइसोसोम, ओके। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से एक बार और जरूर देखिएगा इसको। नेक्स्ट, सत्य असत्य, बड़े आसान से सत्य असत्य हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो केवल तीसरा और चौथा असत्य मिलेगा, बाकी सबको आपको सत्य लगा देना है, ओके। और घर पे आराम से इसको देख लेना है, ठीक है। यहाँ ATP की जगह अगर ADP आ जाएगा तो डाई आ जाएगा, और ATP की जगह ट्राई आ जाता है, इसलिए ये सही है, ओके। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अध्याय नंबर 6 में आ जाते हैं। बड़े आसान सी बातें, एक नंबर वाले आप जरूर देखिएगा, जैसे एक आधा मैं बता देता हूँ। DNA का फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सी न्यूक्लियो एसिड होता है, शायद डाई न्यूक्लियो एसिड ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ओके। आप सभी जरूर इनको देख लीजिएगा, नहीं देखोगे तो भी कोई बात नहीं, अभी फिलहाल वो जो पहले आगे के देख लेते अपन, ओके। फिर बाद में इनको पर डिस्कस करते हैं। ऊतक जो है, ऊतक वाला चैप्टर आ गया हमारे पास, ऊतक वाला चैप्टर फटाफट से अपन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको नीचे कर लेता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है पौधों में तनों की लंबाई में वृद्धि करता है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ब वाला, ओके, ब वाला। नेक्स्ट, जिन मांसपेशियों में हम इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं, इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं, कंकाली भी कहते हैं, और रेखित भी, ये इसमें सभी आ जाएगा, ओके। द वाला आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं, जो अगले जो अपने पास 4 आने वाले, कोशिकाएं, कोडिकाई, कार्डिकाई जो कार्डियोग्राफी है हृदय में होती है, तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन, ये इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला इंपॉर्टेंट लगा देना, कल आने वाला है। 5वें वाला एक केंद्रीय होता है, और 6ठे वाले में एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान होता है, वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो अगर अपन देखें तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तीनों में, चारों में क्या है, आ रहा है, ओके, ठीक है। अब अपन देखते हैं 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 7वां अपन देख लेते हैं। 7वें में हमारे पास आ जाएगा कोशिका, कौन सा ऊतक पौधे में तनों की मोटाई के लिए है, तो ये पार्श्व विभोज होती है। तने में अनुप्रस्थ काट में ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इसमें अ वाला आ जाएगा। नेक्स्ट 9वें वाला देख लीजिए आप सभी, 9वां और 10वां दो ही है, तो 9वें में आ जाएगा हमारे पास स, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो आप सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण भोजन खाना बनाते हैं ना पेड़ को, तो उनके लिए बात की जा रही है, ओके। चलिए देखिए, बायो का सेक्शन थोड़ा सा वीक है मेरा, तो उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं आपको फिजिक्स वाला जो आगे 2 चैप्टर आने वाला उनको अच्छे से बताने वाला हूँ, ओके। चलिए फटाफट से सही जोड़ी बता देता हूँ मैं। इस सही जोड़ी पहले रिक्त स्थान देख लेते हैं, ओके। मैं बोल देता हूँ, इसमें थोड़ा लिख के बता दूंगा। पौधों का लचीलापन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोलेन काइमा, ठीक है, कोलन काइमा, ओके, कोलन काइमा के कारण, ओके। नेक्स्ट, फेफड़ों में श्वसनी जो है, ये इसको लिखना अनैच्छिक, क्या लिखोगे, अनैच्छिक, अनैच्छिक, ओके, ठीक है। इसमें इसी तरीके से लिखाएगा। चिकनी, अनैच्छिक पेशियों को क्या कहते हैं, चिकनी पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक को क्या कहते हैं, चिकनी पेशी भी कहते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन में आ जाइए, पहले इन तीनों का उत्तर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे वाले में आ जाइए। चौथे वाले में क्या आ रहा है कि एक्सोन जो है कौन से ऊतक का भाग होता है, तो तंत्रिका ऊतक का भाग होता है। किसका, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का भाग होता है। 5वां हमारे पास आ रहा है कि आहार नली जो है ना, इसमें कौन सी पेशियां पाई जाती है, तो अनैच्छिक, ये अपनी इच्छा से थोड़ी खाने को पचाती है, ओके, तो इसलिए इसको आ जाते हैं अनैच्छिक, ठीक है। आहार नली का 5वां बता दिया। 6ठे वाले में देखिए, पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। पेड़ पौधे की पत्तियां होती है ना, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। और 7वें में हमारे शरीर में पेशी ऊतक के द्वारा क्या होती है, गति होती है, ओके, अच्छे से देख लीजिएगा।
सही जोड़ी में आपको कुछ नहीं करना, मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, इधर यूँ चलना है और इधर यूँ चलना है, बस इतना से याद रख लीजिएगा। जैसे पहले का लास्ट है, आप सभी बस इधर यूँ लिख दीजिएगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इनके बस इधर यूँ चलना है और इधर नीचे से उल्टा चलना है। इस वाली सही जोड़ी में आप आराम से पूरा लिख लीजिएगा। ओके, मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट सत्य असत्य में आ जाइए। सत्य असत्य में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक असत्य, एक सत्य, एक असत्य, एक सत्य, एक असत्य, और लास्ट के दोनों याद रख लेना सत्य। ओके, बस इतना से याद रख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करते हैं, आगे वाले में मैं थोड़ा डिस्कस करके आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक शब्द वाला उत्तर आप जरूर देख लीजिए। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी तरीके से समझना है अपने को। 8वां गति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों चैप्टर और अच्छे से देख लीजिए। ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, अपना 20 मिनट का वीडियो हो चुका है और बस थोड़ी सी और, अगर लगभग 5-7 मिनट में पूरा इसको कर लेंगे, लगभग 10 मिनट के अंदर पूरा कवर कर लेंगे 8वां वाला। ध्यान दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर बैग चले गए अपन, और मैं वापस इसको निकाल लेता हूँ। कहाँ चला गया रही, नहीं, नौवीं विज्ञान प्रश्न में। ओके, सभी ध्यान से देखेंगे। ओके, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया था, तो आप चिंता नहीं करें। फटाफट से अपन गति वाले में आ जाते हैं। गति वाले में आप सभी को पता है, यदि कोई वस्तु समय के अपेक्ष उतनी उसकी स्थिति बदल रही हो तो इसे क्या कहते हैं, उसकी गतिशील अवस्था कहते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वेग का ऐसे मतलब सभी को पता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और ये भी याद रखना त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छी तरीके से याद रखना है ये। ओके, यहाँ पर आंसर आ जाएगा वेग का मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, पृथ्वी पर समय का जो मापन है, पृथ्वी पर जो समय का मापन है वो किसकी गति के आधार पर होता है, तो पृथ्वी की गति। सूर्य थोड़ी ना गति करता है, पृथ्वी गति करती है ना, इस कारण। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, और इसका ऐसे मतलब अभी मैंने बताया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, ये एक तरीके का सवाल है, इस सवाल को अगर अपन करते हैं, ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है। ये एक समान गति से चल रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा एक समान गति, एक समान त्वरित गति, क्योंकि एक में क्या हो रहा है कि 2 से फिर 4, फिर अगले में 6, फिर अगले में 8। नेक्स्ट, किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त हम किसके द्वारा करते हैं, किसी वस्तु की स्थिति को अपन उपरोक्त सभी माध्यम से, स्थिति सदिश से, बिंदु से और निर्देशांक से भी कर सकते हैं। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। चेंज करेंगे कलर, चलो अब फिर से अपन चेंज कर लेते हैं, हरा कलर ले लेंगे आपकी बार। चलिए, हाँ ठीक है। 8वें वाले में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन किया जाता है, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या किया जाता है, उसकी चलने की दर को बदल दो और दिशा भी बदल दो। ओके, सदिश राशि क्या है, तो ये सभी सदिश राशियाँ हैं जो यहाँ पर आपको दिख रही है। ओके, सदिश और अदिश, सदिश में क्या होता है, दिशा होती है, और अदिश में दिशा नहीं होती, इसलिए हमारी क्लासेस का नाम है दिशा क्लासेस। जिनके पास दिशा नहीं है उनका नाम अदिश के रूप में है, और हमारे पास दिशा है, डायरेक्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, अदिश। अदिश राशि कौन सी है, इसमें आप सभी को पता है एक ही होगी, सदिश काफ़ी सारी होगी, ठीक है। अदिश है इसमें दूरी, बाकी सभी ये सदिश राशियाँ हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं। दिशा सहित व्यक्त, यहाँ पर हमारे पास, हाँ ठीक है। और 11वें वाले क्वेश्चन में आ जाए अपन, दिशा सहित व्यक्त की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। जब भी न्यूनतम दूरी आ जाए तो विस्थापन कहलाती है। ओके, हमारे पास आ जाएगा अगला, एक साइकिल सवार 1 घंटे में इतना चलता है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताओ। बड़ी आसान सी बात है, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हालांकि आपको अभी तो इसका आंसर डायरेक्टली आपको क्या लिख देना है, ब वाला, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 5/18 का गुणा कर देना। कौन से 5/18 का गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर वैल्यू भी चेंज कर देना, तो 5/18 का गुणा कर देना आप तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गाड़ियों में लगे हुए गतिमापी जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं, वो क्या बताते हैं अपने को, तो वो हमारे पास औसत क्या बताते हैं, तो हमारे पास वो चाल बताते हैं कि उस समय क्या चाल चली जा रही है। ओके, हमारी गाड़ी में आता है ना, गाड़ी में स्पीडोमीटर जो होता है वो बताता है कि भैया 60 की स्पीड से चल रहे, कभी बताता है 70 की स्पीड से चल रहे, कभी बताता है कि 10 की स्पीड से चल रहे। ओके, नेक्स्ट, दिशा सहित व्यक्त की गई वस्तु में चलने की दर को, दिशा सहित, देखिए दिशा सहित चलने की दर को क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, वेग कहते हैं। दिशा है ना इसमें, इसलिए वेग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक सवाल आ रहा है, तो इस सवाल को तो आपको खुद को ही करना है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए रिक्त स्थान में पूरा भरवा देता हूँ आपके, बड़े आसान से रिक्त स्थान है। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है,
वेग, वेग कहलाता है। ओके, दूसरा वाला, प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। एक निश्चित दिशा में चले गए जो वेग है ना, उसको क्या कहते हैं? एक निश्चित दिशा में अगर चले गए वेग है तो उसे कहते हैं चाल। गति की मापन इकाई जो है, गति की मापन इकाई आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया मीटर प्रति सेकेंड। और वेग में परिवर्तन की दर फिर से वापस वही ऊपर वाले पूछ लिया, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कलर वापस मैं रेड वाले ही ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर लग रहा था मुझे, या मैं पर पिंक ले लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बड़ी आसान सी लास्ट है, अगर 2 मिनट में अपना हो जाएगा पूरा। ठीक है अपन, हाँ इसके बाद अभी अपने पास एक चैप्टर हो रहा है। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है। देखिए, औसत वेग जो है हमारे पास विस्थापन बटा समय, और औसत चाल है दूरी बटा समय, आपको सभी पता है। और त्वरण जो है हमारे को पता ही है कि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन और लिया गया समय, ये हमारे पास एक समान त्वरण का हो जाएगा। ओके, और एक समान त्वरण का हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है मुझे, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। औसत वेग हमारे पास विस्थापन बटा समय, ये यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने साफ सही दे रखा है। ये सब जो है ना सामने सामने, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास सही दे रखी है यहाँ पर। ओके, ये आप इसका ऐसा कैसे ये पूरी पूरी सही जोड़ी लिख लीजिएगा। ओके, चलिए ये पूरी सही जोड़ी सही है। इसमें पहले इन्होंने आंसर सॉल्यूशन डाल दिया पूरा। ओके, इसलिए मैं सोच रहा था, कंफ्यूज हो रहा था मैं। इसमें सभी आपके सामने सामने मिल जाएंगे, आंसर सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सत्य सत्य को देख लीजिए, बड़े आसान से सत्य सत्य हैं, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें शुरू के जो तीनों असत्य हैं और लास्ट वाला सत्य है। ओके, और चाल का मात्रक है ना सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, हालांकि ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी सत्य होगा। ओके, अच्छी तरीके से याद रखना है। ये दोनों तीनों क्या है? असत्य, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है? सत्य है। एक शब्द में उत्तर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक वृत्ताकार मैदान में 2 चक्कर पूरा करना है, जल भले 10 चक्कर लगाओ, अगर पूरे चक्कर हो गए तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पहला वाला। अभी इस बार 11th वालों की भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए कि किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में कब कहा जाता है? तो जब उसका क्या हो? वेग क्या हो? 0 हो, उसे स्थिर अवस्था में कहा जाता है। किसी वस्तु की गति अवस्था में क्या कहा जाता है? जब यदि वह समय के साथ परिवर्तन करे, उसका वेग धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। त्वरण का ऐसा ही मात्रक लिखिए, मैंने ऊपर बता दिया त्वरण का ऐसा ही मात्रक, एक बार और बता देता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? आप सभी को पता है, गाड़ी का ओडोमीटर हमारे वैसे तो गति मापता है। ठीक है, गति याद रख लेना, लेकिन ये हमारे पास दूरी भी मापता है, तो गति और दूरी दोनों बोल सकते हैं। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? तो एक सरल रेखा दिखाई देता है। ओके, एक समान गति में होगी तो एक इसका सरल रेखा दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन, और लास्ट चैप्टर हमारा, फटाफट से अपन इसको देख लेते हैं। बल एवं गति के नियम अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा रखा है इसको। ठीक है, आप सभी ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था का विरोध करना, गति का या स्थिति का जो विरोध करना, वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। पहला नियम, गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। बल का ऐसे मात्र क्या होता है? न्यूटन होता है। और तीसरे वाले में हमारे पास आ जाएगा, आप थोड़ा बड़ा है, आप खुद पढ़ लेना, समय व्यतीत नहीं होगा अपना। चौथे वाले में देखिए, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v हो, समवेग जब भी आए, समवेग में mv, समवेग, देखिए बोलने में समवेग आता है ना, बोलने में हमारे पास समवेग आता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? समवेग में हमारे पास आ जाएगा mv। ओके, क्या आ जाएगा? mv। ओके, समवेग जब भी आए याद रखना mv। अच्छी तरीके से कल आने वाला है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए, जिस पर स्टार लगा रहा हूँ वो तो पक्का आने ही वाला है। ठीक है, पाँचवें वाला जो क्वेश्चन हमारे पास देख लीजिएगा। पाँचवें वाला जो क्वेश्चन है, पांचवें वाले क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? पांचवें वाला क्वेश्चन, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती, इसको क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, छठे वाले में आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, पांचवें वाले में आ गया छठे वाले में भी हमारे पास आ जाएगा सेम टू सेम ऊपर वाली चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, गति या आकार में, आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को क्या करते हैं? बल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आठवें वाले में आ जाइए। ठीक है, आठवें वाले में हमारे पास आ जाएगा ब। ओके, नेक्स्ट, और फर्श पर मैदान में लुढ़कती हुई गेंद रुक जाती हैं, क्यों रुक जाती है? आप सभी को पता है। ठीक है, कोई अदृश्य बल यहाँ पर होता है, घर्षण बल। घर्षण बल इसको क्या करता है? रोकता है। ओके, तेज हवा चलने से पेड़ के फल या टूट जाते हैं, आप सभी को पता है, स्थितिक घर्षण के कारण। ठीक है, मैंने क्लास में बताया हुआ है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान फटाफट से देख लीजिएगा। पहले वाले में क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये गति का तृतीय नियम है, विपरीत। ओके, इसमें याद रख लेना, विपरीत होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हमारे पास संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये गति का द्वितीय नियम आए ना कभी, तो यही वाला लिख देना आपको। ओके, गति का द्वितीय नियम
होता है संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, चलिए मैं बिठा रहा हूँ इसको, बाकी तीसरा चौथा पांचवा एक साथ बताता हूँ। तीसरे में हमारे पास आ जाएगा बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी गति की वस्तु का जो वेग है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। अगर बल ही नहीं लगा रहे तो वेग बदलेगा ही नहीं, एक जैसा रहेगा। ओके, किसी वस्तु का अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना गति का जड़त्व लिख सकते हो, या यहाँ पर आप केवल जड़त्व भी लिख सकते हो। ओके, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना पांचवा। ओके, ये भी आने वाला है कल। क्या होती है जड़त्व की माप तो द्रव्यमान होती है। ओके, क्या होती है तो द्रव्यमान होती है। चलिए आगे बढ़ते अपन। पाँच सही जोड़ी हमारे पास आ जाएगी गति। सही जोड़ी हमारे पास आ जाएगी गति का जो प्रथम नियम है, आप सभी को पता है गति का जो प्रथम नियम है वो हमारे पास क्या होता है, जड़त्व का नियम कहलाता है ना। ठीक है, पहले वाले में हमारा आ जाएगा गति का जो प्रथम नियम। इसमें देखिए जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, वैसे पहले मैं नीचे से बता देता हूँ। दूसरे का आ जाएगा F बराबर ma, टेलीस्कोप गैलीलियो ने दिया था। गति का तृतीय नियम ए आ जाएगा, संवेग ये आ जाएगा, इसलिए अपन गति के प्रथम नियम में न्यूटन को लेंगे। हालांकि गति के प्रथम नियम में क्या आना चाहिए, जड़त्व आना चाहिए, लेकिन अपन यहाँ पर न्यूटन को ले लेंगे। ये गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था, मतलब तीनों ही न्यूटन ने दिए थे, इसलिए इसका आंसर ये आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते अपन। और सत्य स्थिति में आ जाइए, लास्ट ज़्यादा कठिन नहीं है। तीन हमारे पास दे रखे हैं और तीनों इसने क्या दे दिए हैं, तीनों ही चीज़ें असत्य दे दी। क्यों दे दी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ फटाफट से। गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा को व्यक्त करता है, नहीं, इसमें सेकेंड वाला करता है। गति के जो तीन नियम गैलीलियो ने नहीं दिए, न्यूटन ने दिए। गति का द्वितीय नियम F बराबर mv नहीं बताता, F बराबर ma बताता है। ओके, mv तो p का सूत्र होता है ना संवेग का। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।